नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 तक कर लिए थे दोस्तों। आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे और अच्छा से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 5th प्रैक्टिस सेट। इससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज 5वां प्रैक्टिस सेट 5th नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसे सोल्व करने से पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि फैक्ट जो निकलेगा उसको आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, नेपाल की सबसे लंबी नदी। जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। इसको याद रखिएगा कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है, तो कर्णाली नदी है। इसका आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो कर्णाली नदी है दोस्तों, इसका आध्यात्मिक स्रोत जो है नेपाल में वो है मापचा खम्भाल। कौन है, मापचा खम्भाल। अब मापचा खम्भाल से क्या होता है कि कर्णाली नदी तो निकलती है। कर्णाली नदी को इंडिया में दोस्तों घाघरा नदी कहते हैं। कौन सा नदी, घाघर नदी कहते हैं। कौन सा, घाघर नदी कहते हैं इंडिया में। अब ये जो है घाघरा नदी, अब ये जो है दोस्तों गंगा नदी के सबसे सहायक, सबसे गंगा नदी के जो दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, नेपाल के कहाँ से निकलता है, तो मापचा खम्भाल से निकलता है करनाल नदी। और आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है कौन, करनाल नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है दोस्तों महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च की गई थी। देखिए दांडी मार्च जो किया गया था दोस्तों, वो नमक कानून के विरोध में किया गया था। नमक कानून के विरोध में ये किया गया था दोस्तों। आपको पता होगा कितना मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था गांधी जी द्वारा। 78 अनुयायी थे दोस्तों, 78 सहयोगी थे, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कि कुल दूरी पैदल दूरी तय किए थे दोस्तों 385 किलोमीटर। याद रखना है सब, 385 किलोमीटर दूरी तय किए थे 78 अनुयायी के साथ में। और कुल 24 दिन के बाद दांडी मार्च समाप्त हुआ था। तो कितना, कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर 4 होगा, 24 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है। यहाँ पे कौन सी न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है, जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल, नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में, अन्य प्रतिभूतियों के रूप में अन्य प्रतिभूतियों के रूप में, प्रतिभूतियों क्या क्या लिख रहा है कि अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी रखनी होती है। ये दोस्तों वैधानिक तरल अनुपात होता है। क्या होता है, वैधानिक तरल अनुपात होता है। किसी भी वाणिज्यिक बैंक में दोस्तों कितना नकदी है, कितना सोना है, कितना अन्य प्रतिभूतियों के रूप में जमा करना, उसको क्या कहते हैं, वैधानिक तरल अनुपात कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मा गति के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। उष्मा गति के सिद्धांत पर कौन वस्तु कार्य कर रहा है, तो कार की बोल्ट। ऑप्शन ए में कह रहा है कार की बोल्ट, बी में कह रहा है अलार्म घड़ी, सी में कह रहा है बॉल पेन और डी में कह रहा है कि स्टीम आयरन। तो स्टीम आयरन जो है दोस्तों उष्मा गति के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन सा आंसर सही है, आंसर इसका 4 नंबर सही है, 4 नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है। जो केंद्रीय बैंक है दोस्तों आरबीआई, उसको द्वारा मान के चलिए कि मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना है, तो कौन सी जो विकल्प है उसको अपनाया जाएगा। ए में कह रहा है कि करों में कम किया जाएगा, दूसरा में कह रहा है कि अधिक नकदी रखने का प्रोत्साहन देता है, 3 में कह रहा है कि खुले बाजार के सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। तो 3 वाला आंसर सही है दोस्तों। यह क्या करता है कि खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों क्या करता है, खरीदता है। इसका 3 नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मोढेरा मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है किस वास्तुकला के है, तो चालुक्य स्थापत्य कला शैली के है। किसका, चालुक्य स्थापत्य कला शैली के। देखिए जो चालुक्य स्थापत्य कला शैली किसने बनवाया था, तो ये चालुक्य वंश का एक राजा था, कौन, भीम प्रथम। कौन था, भीम प्रथम ने बनवाया था दोस्तों। कौन सा बनाया था, भीम प्रथम ने बनवाया था, भीम प्रथम ने बनवाया था। वो कौन सा वंश का राजा था, तो चालुक्य वंश का राजा था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में बनाया था, 11वीं
शताब्दी में बनवाया था। कौन? भीम प्रथम ने बनवाया था मोढेरा का सूर्य मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन यूएन द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित जो किया गया था दोस्तों 1981 से 1990 तक की जो दशक थी उसको अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक के रूप में घोषित किया गया है। फिर यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक और दशक है 2005 से 2015 तक की जो अथी है उसको अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल के रूप में घोषित किया गया है कि जीवन के लिए जल के रूप में घोषित किया गया है। जीवन के लिए जल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, जो 2005 से 2015 के दशक वाला घोषित किया गया है। इसी प्रकार से जिस दशक में बढ़िया काम होता है जिस क्षेत्र में उसको दशक के रूप में घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया? राष्ट्रीय किराया अधिकरण, पहले तो राष्ट्रीय किराया अधिकरण समझिए कि राष्ट्रीय किराया अधिकरण ये जो है दोस्तों 75वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1994 में। 1994 में हुआ था 75वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था कि इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 136 के तहत क्या किया गया था? आर्टिकल 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर करने के लिए अन्य राज्य स्तरीय किराया न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 75वां संविधान संशोधन 1994 में। ठीक है, अब आते हैं 54वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था 54वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1986 में हुआ था 54वां संविधान संशोधन। 66वां संविधान संशोधन देखिए ये 1990 में हुआ है। कब हुआ है? 1990 में हुआ है 66वां संविधान संशोधन। इसमें भूमि सुधार जो हुआ था दोस्तों, भूमि सुधार इसी में आया था, इसी के दायरे में आया था भूमि सुधार। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन। ये जो है दोस्तों लेटेस्ट है 2000 में हुआ है 82वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और साम्राज्य का पतन हो गया? मतलब कि जो सेन राजवंश के सबसे लास्ट राजवंश मतलब कि राष्ट्र शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन थे। कौन थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है दोस्तों वो किसका लक्ष्मण सेन जो है वो लक्ष्मण सेन किसका उत्तराधिकार है? तो बल्लभ सेन का उत्तराधिकार था। कौन था? बल्लभ सेन का उत्तराधिकार था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन किसका था? बल्लभ सेन का उत्तराधिकार था। उसी के शासनकाल में दोस्तों कौन आया था? तो बख्तियार खिलजी आया था। कौन आया था? इसके शासनकाल में आया था, कौन आया था? बख्तियार खिलजी आया था। बख्तियार खिलजी आया और क्या किया कि इससे युद्ध कर करके मतलब बंगाल पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कब? 1203 से 1204 में। कब किया था? 1203 से 1204 में इस कब्जा कर लिया था बंगाल पे। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण सेन का एक खासियत है दोस्तों, ये अपना शासक को प्रसार किया था, अपना शासन को बहुत असम, उड़ीसा, बिहार इतना मतलब कि अपना शासन को प्रसार किया था। वाराणसी तक इसका मतलब कि प्रसार हुआ था। तो लक्ष्मण सेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? जब WTO के जो है कृषि समझौता है दोस्तों किस वर्ष अस्तित्व में आया? WTO के कृषि समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1995 में अस्तित्व में आया था दोस्तों, 1995 में। लेकिन हो कब गया था? 1994 में आया हो गया था इसका कृषि समझौता, लेकिन 1995 में क्या आया? अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचारों से संबंधित है? पहले तो आप देखिए भारतीय संविधान में दोस्तों 12 से 35 तक जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। किससे? मूल अधिकार से। तो 12 से 35 के बीच में आता है 19। तो 19 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन इसका एक सही है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब देखिए आपके पास कितने अधिकार हैं दोस्तों? तो आपके पास कुल मूल अधिकार है कितना? 6 मूल अधिकार है। पहला देखिए, पहला कौन है? पहला है दोस्तों, पहला है आपसे कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है,
फिर दूसरा है दोस्तों, दूसरा है कि शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने के यानी कि यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है दोस्तों भारत के किसी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, मतलब कि भारत के किसी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं। फिर कह रहा है कि भारत, पांचवा है क्या कह रहा है कि भारत के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता। फिर छठा और लास्ट कहता है दोस्तों आपकी स्वतंत्रता है कि किसी भी पेशे अपनाने, किसी भी पेशे को अपनाने या कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये आपके पास 6 स्वतंत्रता है, यानी कि 12 से 35 अनुच्छेद में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो एमपीसीआई हो जाता है दोस्तों उच्चतर, तो सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, अगर जो उच्चतर हो जाएगा तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि ये अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो है दोस्तों अर्थशास्त्र उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को वेतन में कुल वृद्धि के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13, कह रहा है कि एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जो एंग्री रिवर नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसका जो लेखक है दोस्तों वो है स्कीम बोर्ड। कौन है? स्कीम बोर्ड इसका लेखक है। स्कीम बोर्ड क्या है? उसका लेखक है। कब लिखे थे दोस्तों? 1972 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1900। स्कीम बोर्ड कब लिखे थे? 1972 में स्कीम बोर्ड द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नार्तियांग एकास्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नार्तियांग एकास्म एक तरह का पत्थर है दोस्तों। क्या है? पत्थर है नार्तियांग एकास्म। ये कहाँ स्थित है? तो नार्तियांग एकास्म जो है वो स्थित है मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। मेघालय के जातियां हिल्स में पाए जाने वाले पत्थर है। जो मेघालय है दोस्तों उसका जयंतिया हिल्स में पाए जाने वाले पत्थर है। कौन? नार्तियांग एकांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होता है? कौन सा ऐसा जीव है जिसका 3 हार्ट होता है? तो अस्क्विड होता है दोस्तों। क्या कहते हैं? अस्क्विड कहते हैं इसको, अस्क्विड। इसमें 2 जो है दोस्तों 2 पेशीय होता है, 2 हृदय क्या होता है? 2 हृदय क्या होता है? 2 जो होता है 2 जो होता है 2 होता है शाखा युक्त हृदय। क्या होता है? शाखा युक्त हृदय। और तीसरा जो एक जो होता है लास्ट दोस्तों क्या होता है कि प्रणाली, क्या है? प्राणीगत हृदय। क्या होता है? प्राणीगत हृदय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय, मतलब कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसकी ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने की बजाय प्रतिकर्षित किए जाने की घटना निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो माइसनर प्रभाव एक ऐसी घटना है दोस्तों, वो क्या करता है कि चुंबकीय प्रभाव में किसी वस्तु को आकर्षण नहीं करके क्या करता है? उसको प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है? उसको प्रतिकर्षण करता है, यानी कि अपने से दूर भगाता है। इस प्रभाव के माइसनर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसनर प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का विस्तृत है? तो बांग्लादेश में विस्तृत है दोस्तों। गंगा का जो निचला मैदान है किस पड़ोसी देश में विस्तृत है? तो बांग्लादेश में विस्तृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि तरपा नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो दादर एवं नागर हवेली का तरपा लोक नृत्य है। कहाँ का? दादर एवं नागर हवेली का जो है से तरपा लोक नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब?
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1900 प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1940 को, तो 22 जनवरी 1946 को क्या किया गया? सॉरी 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? इसको स्वीकार किया गया, सर्वसम्मति क्या किया? स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान का विकास करता है? कौन सा मृदा है जो क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होता है? तो कौन सा मृदा है? तो मृदा का नाम है दोस्तों लाल मिट्टी। क्या है? लाल मिट्टी कह दें या लाल मृदा कह दें, इसको क्या कह दें? लाल मिट्टी या लाल मृदा कह दें। तो चलिए हम लोग देख लिए जीएस का जो पॉइंट था वो देख लिए, अब आते हैं मैथ में, देखते हैं मैथ सोल्व करते हैं। मैथ में थोड़ा सा पेशेंस के साथ दोस्तों टाइम लगेगा, तो आराम आराम से सोल्व करेंगे, समझ समझ के। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि सी अकेले एक कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरे कार्य को पूरा करने में सी कितना समय लगेगा? सी को कितना समय लगेगा? देखिए कह रहा है कि सी एक कार्य कर रहा है, ठीक, सी 2/3 भाग कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। कितना दिन में? 12 दिन में। ठीक है, जब 2/3 भाग कार्य कर दे रहा है कितना दिन में? 12 दिन में, तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा? तो इसको 12 में 2/3 से भाग दे देंगे और गुना कर देंगे किससे? 1 से। ये चला जाएगा ऊपर दोस्तों, कितना चला जाएगा? यानी कि 12 गुने 3/2, इसको काटेंगे 6 बार में, यानी कि 18 दिन में ये काम जो है दोस्तों ये पूरा कर देगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 512 भागा 16 सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको बना सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा, यहाँ पे होगा 8, इसको जोड़िए, 8 3 11, 11/24, यानी कि 5/2 गुने 11/24। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे ही इसको 11/24 करेंगे दोस्तों, फिर ये 4 आ गया, इसको 4 इसी से मल्टीप्लाई में है, तो इसको पहले काटिए। अब यहाँ से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। फिर ये कितना बार में कटेगा? 12 बार में, यानी कि 55/12 हो गया। ये कुल मिला कितना हो गया? 55/12 हो गया। ठीक, यहाँ तक के हो गया 55/12, यहाँ तक के क्या हो गया कि 55/12 हो गया, 55/12 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है? 512 में 16 से भाग दे दिए, प्लस में 55/12। जब 16 से भाग देंगे दोस्तों तो ये 32 बार में कट जाएगा, 16 से 32 बार में कट जाएगा। तो इसका 32 प्लस 55/12, इसको जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जैसे ही इसको करेंगे तो 384 प्लस 55, इसको 439 बटा जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, फिर इसको जोड़ेंगे तो 8 8 5 13, हाथ में 1 4 4 439/12। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन है इसका 3 नंबर, 439/12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कह रहा है कि एक आयताकार टेबल का परिमाप दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर है। यदि आयताकार टेबल का क्षेत्रफल 209 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो टेबल की लंबाई क्या होगा? देखिए आपको लंबाई पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगा। लंबाई निकालने के लिए दोस्तों एक काम करना है आपको, क्या करना है? एक काम करना है कि पहले परिमाप क्या होता है? आयताकार के तो 2 × L + B होता है परिमाप। वो आपको दे रखा है 60, इसको काट गया तो कितना बार में काटेगा? 2 से 30 बार में, यानी कि आपको योग दे रखा है लंबाई प्लस चौड़ाई आपको 30 दे रखा है। बस इतना आप याद रखिए। फिर कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है एरिया होता है, क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने जब चौड़ाई होगा तो आपको दे रखा है 209। अब आप इसी को तो मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कि जोड़ने से 30 आ जाए और गुना करने से 209 आ जाए। क्या आ जाए? जोड़ने से 30 आ जाए, गुना करने से 209 आ जाए। अगर जो हम एल को 17 रखेंगे तो बी को कितना रखेंगे? 13 रखेंगे, तो जोड़े से 30 आएगा।
तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये 209 नहीं आएगा, कहा कि इकाई अंक पहले कीजिए 27 यानी कि एक आएगा, इकाई अंक एक नहीं आना चाहिए, 9 आना चाहिए। फिर ये वाला देखिए, अगर जो हम इसको 19 रखेंगे 19, तो इसको कितना रखेंगे, इसको हम 11 रखेंगे, क्या रखेंगे, इसको 11 रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यानी कहने का बस मतलब है दोस्तों कि कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो 70% अधिक है। ठीक है, तो 10% की छूट देने के बाद वस्तु को, जब 10% की छूट देते हैं, कितना परसेंट का, 10% का छूट देते हैं दोस्तों, 10% की छूट देने के बाद वस्तु को 1071 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान के चलिए कि कोई वस्तु है दोस्तों 100 रुपया में खरीदे, उसको हम बेचने के लिए अंकित मूल्य उसको 70% अधिक कर दिए, यानी कि 170% लिख दिए उस पर बढ़ा करके। ठीक है, 170%। अब उसी पे हम क्या किए दोस्तों कि 10% के छूट दे दिए कि लीजिए भाई इसमें हम 10% का आपको क्या कर देते हैं, छूट देते हैं। जैसे ही 10% के छूट देंगे तो इसको 90% कर देंगे, 90% पर उसको देंगे तो 90% पर उसको दे रहे हैं। यही मूल्य आपको दे रखा है कितना, 1071। वही सोल्व करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा, वही 100% एक्स का मान जैसे ही आएगा समझ जाएंगे ये क्या है, क्रय मूल्य है। कितना वस्तु लिए थे 100 रुपया में, कितना परसेंट बढ़ा दिए 170, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। फिर क्या किए 90, फिर कितना परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दिए, बराबर कितना 1071। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, जैसे ही इसको काटिएगा दोस्तों तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसको पहले कितना से काटना है, 17 से काटने की कोशिश कीजिए, इसको कितना बार में कटेगा, ये दोनों से दोस्तों आपको कट जाएगा, ये दोनों से ही कट जाएगा आपको, कितना बार में काटिए, जल्दी काटिए, दोनों से 17, दोनों से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। एक्स बराबर आ गया दोस्तों एक्स बटा 100 इजिकल टू 7, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 700, यानी कि 700 रुपया जो है दोस्तों इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 700 रुपया क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक राशि पर 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7800 रुपया है। एक राशि है दोस्तों, मान के चलिए कोई भी राशि है, उसके 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 7800 रुपया है। 6ठे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोस्तों कितना है 9048 रुपया है। ठीक है, तो ब्याज दर क्या होगा, आर क्या होगा। आप देखिए 5वें वर्ष का कह रहा है, कितना वर्ष का कह रहा है 5वें वर्ष का कह रहा है, 5वें वर्ष का कह रहा है, 5th वर्ष का कह रहा है कितना 7800, 7800 क्या है ब्याज है। फिर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज है, फिर कह रहा है कि 6ठे वर्ष जो ब्याज है दोस्तों कितना है 9048 रुपया। इसको अगर जो घटाएंगे दोस्तों तो एक वर्ष का ब्याज आ जाएगा आपके पास, एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, घटाइए इसको, मैं 9048 में से 9048 में से घटाइए जल्दी, तो 9048 में से जैसे ही घटाएं तो एक वर्ष का ब्याज आ गया दोस्तों 1248 रुपया। एक वर्ष का जो ब्याज होता है वो CI और SI दोनों का सेम होता है, और जो ब्याज लगा दोस्तों एक वर्ष का वो मूलधन माना जाएगा 7800 का। मूलधन किसको माना जाएगा 7800 का, क्योंकि 7800 का ब्याज बढ़ा है। अब देखिए 7800 को जैसे ही मूलधन माने, P मान लिया 7800, P मान लिया 7800, SI मान लिया कितना, SI आ गया आपके पास, SI आ गया कितना 1248, आर आपको पता नहीं है, P आपको पता है कि एक वर्ष का है, तो आर बराबर जानते हैं हम लोग SI गुने 100 बटा आर इंटू SI गुने 100 बटा 100 बटा 100 बटा SI गुने 100 बटा आर गुने क्या कर रहा है कि SI गुने 100 बटा P गुने T। ठीक है, SI कितना है, SI है हमारे पास कितना आ गया 1248 गुने 100 बटा P कितना मान लिया 7800 और T कितना है दोस्तों एक वर्ष। इसको से इधर जीरो काटिए, 1248 से काटिए 78,
तो जब 1248 से 78 काटेंगे दोस्तों, 1248 से 78 काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 बार में कटेगा। कितना आ रहा है? 16 बार में, यानी कि 16% जो है इसका रेट रहेगा। कितना परसेंट रहेगा रेट? 16% इसका रेट रहेगा। 16% इसका रेट होगा। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों किन सही है? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। ऑप्शन नंबर इसका 3 नंबर ऑप्शन सही है इसका। 16%, 16%, 16%। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 928 रुपया तथा लाभ उस पर 15% है तो सूद लाभ क्या होगा? देखिए कह रहा है कि कोई वस्तु खरीदे कितना में? 928 रुपया में, उस पर 15% का लाभ ले लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ 15% निकालना है इसका 928 का, तो शुद्ध लाभ हो जाएगा, रुपया में लाभ हो जाएगा। तो 928 रुपया में खरीदे, उसका 15% हम लाभ लिए, तो 15% निकाल देते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, भाग दे देंगे। 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे इसमें। जैसे ही इसको काटिए कै बार में? 20 बचे 100, 3 बचे 15, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको अच्छा इसको 10 से काट दीजिए, 10 बार में 10 दूना 20, इसको काटिए 4 दूना 8, 6 दूना 12, 64, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दिए 12 हाथ में, एक छत्री 18, 1 19 हाथ में, एक 4 दिए 12, 1 13, और यहाँ 10 है दोस्तों, इसको पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 139.20। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका इतना रुपया क्या होगा? लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 15% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब कि मान चलिए किसी निश्चित धनराशि है, उसको 3 वर्ष में 15% ब्याज पर 9,000 रुपया हो जाता है साधारण ब्याज। तो यदि ब्याज दर 30% कर दी जाती है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? पहला जो कंटेंट है दोस्तों, इसको से हम लोग मूलधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पी निकालेंगे। पहलका में क्या दे रखा है? आर दे रखा है आपको 15%, टी दे रखा है आपको 3 वर्ष, एस आई दे रखा है आपको कितना? 9,000, 9,000। तो आपको सिर्फ पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पी बराबर होता है दोस्तों एस आई, पी बराबर क्या होता है? एस आई गुने 100 बटा आर गुने टी। ठीक है, एस आई कितना है? एस आई दे रखा है आपको 9,000, ठीक है, गुने 100 बटा आर कितना है? आर आपको दे रखा है, आर कितना दे रखा है? 15%। समय कितना है? 3 वर्ष। ठीक, इसको काटिए, इसको काटिएगा, 20 बार में कटेगा, 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 पचे 100, 3 पचे 15। ठीक है, ये 9 हो गया। 9 को काटिए, 9 एक बार में, यानी कि 9,000 है तो 1,000 हो जाएगा, और यहाँ 20 है यानी कि 20,000। जो मूलधन आ गया दोस्तों आपको कितना आ गया? 20,000 मूलधन आ गया। अब इसी पर बैठाइए, फिर 30% पर जो 20,000 मूलधन है उसी को तो 30% पर लेना है 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में 30% पर। तो आपको एस आई निकालना है, नया वाला एस आई निकालना है। पी आपको पता है कितना? 20,000, 20,000। आपको आर पता है कितना? 30। समय पता है कितना? 2 वर्ष बटा में 100 कीजिए, ई 2 जीरो से ई 2 जीरो काटिए, कितना बचेगा? 20,000 में 200, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6,000, 6 दूना 12,000, 12,000 जो है इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 28 कह रहा है कि एक कक्षा में 70 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? कुल 70 छात्र हैं। 26 लड़कियां का 70 छात्र हैं। 26 लड़कियों का औसत भार 28 केजी है। जो 26 लड़की हैं दोस्तों उसमें औसत भार 28 केजी है। बाकी छात्रों की औसत भार 35 केजी है। सभी छात्रों मतलब सभी छात्र या 70 छात्रों का औसत भार क्या होगा? पहले तो आपको अलग अलग करके दे दिया है औसत भार, अब कह रहा है संयोजित, यानी कि कुल औसत भार क्या होगा। पहले हम जितना मतलब कि 26 लड़कियां हैं उसका औसत भार का योग निकालेंगे कि योग क्या होगा, कुल योग क्या होगा इसका। तो कुल योग निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? कुल संख्या में औसत से गुना करेंगे। कुल संख्या कितना है? 28, सॉरी 26, उसमें औसत कितना है? 28। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 26 में 28 से, तो बताइए कितना आएगा? जल्दी बताइए कितना आएगा? तो 728 आएगा। 728 केजी जो है कुल योग हो जाएगा इसका। अब बाकी कितना बचा? तो बाकी बचा 44 छात्र। 26 को तो लड़की हो गई, बाकी बचा 44 छात्र। इस 44 को कितना औसत है? तो 35 है। कितना है? 35 है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल योग आ जाएगा 1540। कितना आ जाएगा? 1540। अब ये दोनों 728 और 1540 जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, इस 17 छात्र का आ जाएगा कुल योग। तो कितना आ जाएगा? 728 प्लस 1540। ठीक है, अब इसको हम 70 से भाग दे देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। टोटल के औसत आ जाएगा। तो जैसे टोटल का औसत कितना है? 32.5
4 kg है जो टोटल कॉस्ट है। जैसे ही इसको जोड़ के भाग देंगे तो कितना आएगा, 2268 आएगा। 2268 में 70 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 32.4 kg आ जाएगा इसका औसत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन, कितना, ट्रेन की लंबाई कितना है, 250 मीटर लंबी ट्रेन 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर, एक पुल है उसका लंबाई है 350 मीटर, इन दोनों को पार करने में उसको लगता है कुल 30 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है, 30 सेकंड लगता है। तो पहले आप चाल निकाल लीजिए दोस्तों, इसका चाल निकाल लीजिए। दूरी आपको पता है, समय पता है, तो यहाँ पे 0, 5, 5, 10, यहाँ 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि 600 मीटर पार करने में उसको 30 सेकंड लग रहा है। 30 सेकंड लग रहा है, तो जैसे ही आप चाल निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो जाए। चाल आपको आ गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब निकालना है कि 550 मीटर दूरी, 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहला तो इसका ट्रेन का लंबाई तो सेम ही रहेगा, 250 मीटर ही रहेगा, ठीक है। अब पुल का लंबाई जो है दोस्तों वो बढ़ गया कितना, 550 मीटर हो गया। अब दोनों को जोड़िएगा तो कुल दूरी आ जाएगा 0, 5, 5, 10 और 5, 2, 7, 8 आ जाएगा, यानी कि 800 मीटर अब पार करना है। आपको चाल पता है, दूरी भी पता है, तो समय नहीं निकलेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपको रख देना है, सॉरी, समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। चाल कितना है, 20 है, इसको काटिएगा तो 40 सेकंड जो है दोस्तों इसका समय लगेगा। कितना लगेगा, 40 सेकंड। ऑप्शन इसका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि रवि तथा मनोज के बीच चुनाव में रवि कुल वैध मतों का 61% मत प्राप्त होते हैं। वैध मत का कितना, 61% मत प्राप्त होते हैं। यदि कुल मत 25,000 थे तथा 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया, जो 25,000 जो कुल मत था उसमें से 20% मत को क्या किया गया, कि अवैध घोषित कर दिया गया, तो दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिले हैं। देखिए पहले तो 25,000 कुल मत थे, कितना थे, 25,000, उसमें से 20% जो मत था वो क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। कुल मत कितना है दोस्तों, 80% ना है जो मतलब कि वैध है, जो दिया होगा, वोट दिया होगा। तो पहले निकालिए, इसको काटिए, 20 से 20, 20 से 20, तो आपको आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 20,000 ऐसा मत होगा, 20,000 ऐसा मत होगा जो वैध होगा, माने कि जो वोट दे सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि वैध मतों में 61% मत कौन प्राप्त किया, 61% मत रवि प्राप्त किया। कितना परसेंट मत रवि प्राप्त कर लिया, 61% रवि प्राप्त कर लिया। तो 39% ना किसके पास गया होगा, मनोज के पास 39% क्या होगा, तो किसका 39%, तो वैध मत कहने का मतलब 20,000 के 39%, 20,000 के 39%, 20 से 20, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 20 से काटेंगे, यानी कि 39 दूना 78, यानी कि 7800 मत जो है दोस्तों किसको पड़ा होगा, मनोज को पड़ा होगा। बाकी मत किसको पड़ा होगा, तो रवि को पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में है। कोई दो वस्तु है दोस्तों, उसका क्रय मूल्य कितना है, 5:6 के अनुपात में है। कहने का मतलब कोई वस्तु अगर जो एक 5 रुपये में लिए होंगे तो एक 6 रुपये में लिए होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि पहली वस्तु का मूल्य में 30% बढ़ा दिया जाता है। पहली वस्तु जो है उसका मूल्य में कितना परसेंट बढ़ा दिए, 30% बढ़ा दिया जाता है। दूसरी वस्तु के मूल्य में X% घटा दिया जाता है। दूसरा वस्तु के मूल्य में क्या किया जाता है, X% घटा दिया जाता है। यदि नया अनुपात निकल के आता है 13:11, तो X का मान क्या होगा। देखिए कोई वस्तु है उसका कितना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 5:6 में, 5:6 में उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। अनुपातिक हटाने के लिए क्या करेंगे कि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, के से मल्टीप्लाई। अब कह रहा है कि इसमें हम एगो में 30% बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको, इसका हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका क्या कर रहे हैं कि 30% हम क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक। 30% क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। इसका 30% हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको 30% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक, 30%, ठीक। इसको क्या कर रहे हैं, 130% कर रहे हैं, 130% कर रहे हैं। अगला को क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम x% घटा रहे हैं, यानी कि 100 में से x% को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक। जैसे ही इसको घटाएंगे तो हमारा नया अनुपात बन के आएगा 13:11, 13:11। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, बचा क्या, बचा हमको 5 के गुने 130 बटा
100 के इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13/11। इसको काटिए 130, ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बच जाएगा कि 5 के इंटू 5 के इंटू 10 बराबर 1/11 बटा में कितना हो जाएगा 6 के इंटू 100 माइनस एक्स। एक्स के मान निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा, जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा, इसको यहाँ पे भेजिए, इसको यहाँ पे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 के इंटू 10 बराबर क्या आ जाएगा, 10 बराबर क्या आ जाएगा, तो 6 के इंटू 100 माइनस एक्स आ जाएगा, 100 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे आप, जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 के 600 के हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 के एक्स, जो 6 के एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपको आ जाएगा दोस्तों 50 के बटा, ओके, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 8.33 बार में, यानी कि 8.33 क्या रहेगा उसका एक्स का मान आएगा कि ये 8.33% उसमें से घटाए होंगे, यानी कि ऑप्शन इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट, एक पाई चार्ट दिया गया है, उसमें वर्ष के शहर में विभिन्न प्रकार के कारों की बिक्री को दर्शाता है। शहर में कारों की कुल बिक्री 6 लाख है, कारों की जो कुल बिक्री है कितना है, 6 लाख। ठीक है, अब कुल तो हमको मिल गया, टोटल हमको मिल गया कितना, 6 लाख। अब क्या कह रहा है, पाई चार्ट में देखेंगे, ब्रीथ में देखेंगे, ब्रीथ में देखेंगे कि कुल बिक्री तो 6 लाख कह दिया। जैसे ही 6 लाख कहा दोस्तों, 6 लाख कहा, अब इसमें से अब बोलेगा कि कौन सा वर्ष में कितना बिका है, कौन सा वर्ष में कम बिका है, वो हमको से पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वर्ष में, दिए गए वर्ष में कुल कितनी T4, जो T4 है, T4 कारों की बिक्री हुई, T4 कारों की बिक्री हुई। तो T4 में जो 21% कार है, 21% कार बिके हैं, कितना का 21%, तो 6 लाख थे, 6 लाख कार बिके एक साल में। तो T4 जो है से T4 कितना है, 21% है, तो इतना का 21% निकाल देंगे। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, ईद जीरो से ईद जीरो होगा 6000, तो 6000 में 21 से गुना करेंगे, जैसे ही 21 से गुना करेंगे तो 1,26,000 शायद आएगा, कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1,26,000। जैसे ही इसको से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,26,000, यानी कि ऑप्शन इसका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि एम एक कार्य को एल से 14 दिन कम में करता है, पूरा करता है। यदि दोनों एम तथा एल मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो एम अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। कह रहा है एम जो है इसी कार्य को एल से 14 दिन कम में करता है, एल से 14 दिन कम में करता है। मान के चलिए कि एल एक्स दिन में एम एक्स दिन में किसी कार्य को कर देगा, तो एल जो है उसी कार्य को कितना दिन लेगा, एक्स प्लस 14 दिन लेगा। एम किसी कार्य को एक्स दिन में कर देगा, तो एल क्या करेगा कि उसी कार्य को एक्स प्लस 14 दिन लेगा, यानी कि एम जो है 14 दिन कम में कर देता है। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में खत्म कर देते हैं, तो एम अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए दोनों को साथ में काम कराते हैं, तो एक दिन में कितना भाग करेगा, एक्स एम करेगा 1/x भाग, और एल क्या करेगा कि 1/14 भाग, 1/x प्लस 14 भाग करेगा एक दिन में। दोनों मिल के काम कर रहा है तो 1/24 कर रहा है। जैसे ही इसको एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 प्लस 14 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/24, 1/24। ठीक है, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बटा में हो जाएगा, आपको बटा में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x यहाँ पे कीजिए, तो 2x प्लस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/24। इसको सोल्व करेंगे
तो एक्स जो है सो वो आपको निकल के आ जाएगा, जल्दी सोल्व कीजिए। एक्स आपको निकल के आ जाएगा 42 दिन। कितना? 42 दिन आ जाएगा आपको एक्स, यानी कि ऑप्शन इसका जो 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों कि यू भी तथा डब्ल्यू 15:20:27 के अनुपात में क्रमशः धनराशि निवेश करते हैं। मतलब किसी भी व्यापार में कितना निवेश करते हैं? ए करता है 15 और बी भी करता है 20 और डब्ल्यू करता है 27 के अनुपात में क्रमशः धनराशि निवेश करते हैं। यदि कुल 10,230 रुपये के लाभ वर्ष के अंत में अर्जित करते हैं तो भी का हिस्सा क्या? पहले तो ये टोटल हिस्सा है दोस्तों, तो पहले हम टोटल निकालेंगे कि टोटल अनुपातिक कितना होता है। सबको ऐड करेंगे, सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना हो गया? 15 एक्स प्लस 20 एक्स प्लस 27 एक्स, 27 एक्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 20 35 35 और 27 कितना? 35 35 7 5 12, यानी कि 35 और 27 हो जाएगा दोस्तों कितना? 35 27 62, 62 एक्स कुल है अनुपात में। लेकिन लाभ कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है 10,230। ठीक है, एक एक्स बराबर कितना हो गया दोस्तों? एक एक्स बराबर हो जाएगा 10,230 हो जाएगा बटा में 62। अब पूछ रहा है किसको? तो भी का पूछ रहा है। भी कितना है? भी है 20। तो इसमें 20 भी के लिए क्या कर देंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा भी का मान कितना आ जाएगा? काटिए जल्दी, काट पीट के आपको पास आ जाएगा 3300। 3300 जो है दोस्तों इसका भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3300 इसका भाग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। देखिए हम सरलीकरण नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है दोस्तों, 100 क्वेश्चन सोल्व करना है, ऐसे भी 1 घंटा प्लस हो जाता है। सरलीकरण करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको आप कुछ सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि 187 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे की गति से तय करता है। मोहन क्या करता है कि 187 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे की गति से तय करता है। यदि मोहन अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ये 5 न है दोस्तों, ये एस है। क्या है? एस है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 6 घंटे कम लगते हैं, तो एस का मान बताइए। मोहन है वो क्या करता है कि 187 किलोमीटर जो दोस्तों नॉर्मली पहली बार क्या करता है कि एस किलोमीटर प्रति आवर से जाता है। ठीक, तो उसको मान के चलिए कितना भी समय लगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में क्या करता है कि यही 187 किलोमीटर को एस प्लस 6 किलोमीटर के स्पीड से जाता है, 6 किलोमीटर बढ़ा देता है, किलोमीटर के स्पीड से जाता है, तो 6 घंटा कम समय लगता है। कितना समय लगता है? 6 घंटा कम समय लगता है। तो बताइए कि एस का मान क्या होगा? तो हम लोग चाल जो है, चाल में से चाल को घटा देंगे। पहले देखिए चाल कैसे निकलता है, तो दूरी समय में से समय को घटाएंगे, समय आ रहा है ना एक्स्ट्रा में, कम आ रहा है, तो समय में से समय को घटाएंगे, समय कैसे निकलेगा? तो दूरी हमको पता है, चाल हमको पता है, दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। तो 187 बटा में क्या करेंगे? एस किलोमीटर, एस किलोमीटर 187 माइनस बटा में एस किलोमीटर, क्या आ गया? पहले का क्या आ गया? समय आ गया, कितना समय लगा होगा। दूरी की ये चाल, दूरी बटा चाल, समय आ गया, माइनस में करेंगे। दूसरका में कितना समय लगेगा? तो दूसरका में तो ज़्यादा स्पीड है तो कम समय लगेगा। 187 बटा एस माइनस सॉरी एस प्लस 6 इक्वल टू कितना आ रहा है? 6 घंटा आ रहा है। 6 घंटा क्या आ रहा है? बच जा रहा है। इस वाला में से इस वाला घटाएंगे तो 6 घंटा बच जाएगा। जैसे ही इसको करेंगे दोस्तों तो इसको कॉमन ले लेते हैं क्योंकि एलसीएम मतलब गुना करने में दिक्कत होगा, तो इसको कर देंगे 1 बटा एस माइनस 1 बटा एस प्लस 6 इक्वल टू कर देंगे 6 बटा 187। बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ आ जाएगा एस प्लस 6 माइनस एस बटा में एस इंटू एस प्लस 6 इक्वल टू 6 बटा 187। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 6 बटा एस इंटू एस प्लस 6 इक्वल टू 6 बटा 187। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एस इंटू एस प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 187। ऐसे ही सोल्व करेंगे तो एस बराबर आपको आ जाएगा दोस्तों, एस बराबर क्या आ जाएगा? आपको काट के सोल्व कीजिए, 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। एस बराबर क्या आ जाएगा? 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर कितना है? 32 है क्या? 36 है जी, 36 है। कह रहा है कि दो वृत्त है, क्या है? दो वृत्त के क्या कह रहा है कि दो वृत्त के त्रिज्या दे रखा है आपको, दो वृत्त के त्रिज्या दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। दो वृत्त के त्रिज्या दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि
एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल है वो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। पहला नंबर तो एक सर्कल आपको दे रखा है, दूसरा सर्कल भी दे रखा है, और तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल है दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो तीसरे वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? देखिए पहले पहिल का वृत्त निकालते हैं। R1 दे रखा है कितना? 15। R2 कितना दे रखा है? तो पहिल का निकालेंगे तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? R3 स्क्वायर। दोनों के बराबर करेंगे तो R3 निकालना है। R1 क्या है? तो पाई तो कॉमन है, सब में पाई कट जाएगा। R का स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? R3 का स्क्वायर। R3 का स्क्वायर अब इसको कीजिए, 15 का कितना हो जाएगा? 125 प्लस क्या होगा? 64। 64 इक्वल टू कितना? R3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 64। तो 125 कितना होगा दोस्तों? 64 125 हो जाएगा। आपको जोड़िए इसको में, तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 हाथ में 64 125 5 4 9 5 4 9 फिर 6 2 8 189। 189 बताइए क्या कर वर्गमूल है? तो 189 होगा 17 के। किसका होगा? 17 के होगा। यानी कि 17 जो है दोस्तों 17 के होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है 17 के, यानी कि 17 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा, बड़ा वाला त्रिज्या, यानी कि कितना होगा? 17 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि P एक वस्तु को P एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। कितना पर बेचता है? 5% हानि पर बेचता है। Q इसे R से 20% हानि पर, यदि R की वस्तु के क्या कह रहा है कि P एक वस्तु को P एक वस्तु Q को 5% हानि पर बेचता है तथा Q इसे R से 20% हानि पर बेचता है। R वस्तु के लिए 2812 रुपया भुगतान करता है। तो P के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? P से पूछ रहा है कि P के लिए क्या होगा। मान के चलिए कि P जो है 100 रुपया में खरीदा। ठीक है, P क्या किया कि 100 रुपया में खरीदा। ठीक, P क्या किया कि 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा। तो वो कह रहा है कि P Q को कितना परसेंट बेच दिया? तो P बेच दिया आप उसको जा करके 95% में। कितना परसेंट में? 95% में बेच दिया, 5% हानि पर। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। फिर क्या कह रहा है? किसको बेच दिया? Q को। Q भी क्या कर दिया? ये इतना में लिया होगा Q भी क्या कर दिया कि 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि 80% में बेच दिया। 80% में बेच दिया। किसको बेच दिया? R को। लेकिन R जो है से रुपया में कितना दिया इसको? 2812 रुपया। ये जो है इतना का क्या है? 2812 रुपया। अब इसको काटिए, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूना सॉरी 4 दूना 8, 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ काटिए, कितना हो जाएगा? 19 पचे 95, 19 पचे 95, 20 पचे 100, 20 पचे 100। इसको यहाँ से काटिए, कै बार में कटेगा? 5 बार में। ठीक है, तो 19/25, 19/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2812, 2812। इसको काटिएगा, जैसे ही इसको काटिएगा दोस्तों, इसको सोल्व कीजिएगा तो 100 क्या आ जाएगा? 2812 गुने 25 बट्टा में 19 बटा में कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको 3700 आएगा। कितना? 3700, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि एक परिवार का औसत मासिक व्यय 2 महीने के लिए कितना है? 8160 रुपया है। अगले 5 महीने के लिए है 12,750 रुपया है। फिर अगले 5 महीने के लिए है 14,280 रुपया है। फिर कह रहा है कि यदि यदि परिवार पूरे वर्ष में 66,300 रुपये की बचत करता है तो परिवार की औसत मासिक आय क्या है? परिवार की औसत मासिक आय क्या है? पहले पूरे 12 महीने का कुल योग निकाल लेते हैं। कुल योग 2 गुने 8160 प्लस 5 गुने 12,750, फिर प्लस करेंगे 5 गुने 14,000, 14,280। ठीक है, इतना जो है दोस्तों 12 महीना का है। क्या है? 12 महीना का है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो कितना? 16,360, 16,320 हो जाएगा। ये वाला का कितना होगा? 16,320, 16,320। इसका कितना हो जाएगा? 5 से, तो 12 5 60 63, 63,900। इसको कीजिए 5 से
14 25 70 यानी कि 71,000, 71,000, 71,000, 71,400 इतना जो है दोस्तों इसका एक वर्ष में होगा, ठीक है, एक वर्ष में। लेकिन फिर भी अलग से कितना कर रहा है, 66,300 रुपया और बचत कर रहा है। कितना कर रहा है, 66,300 रुपया और बचत कर रहा है अलग से। तो कुल कर देंगे तो आ जाएगा 21,7920, इसका जो कुल हो जाएगा इसका आय हो जाएगा। अब कह रहा है कि इतना का 12 महीना में औसत क्या होगा, इससे 12 से भाग दे देंगे तो 18,160 रुपया जो है इसका क्या जाएगा, औसत आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए डाटा ए बी में छात्रों की संख्या को दर्शाता है, विभिन्न अंकर है। ये दोस्तों 10वां पे बेसिस है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एम वाला वाला नियम से निकलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। कह रहा है कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 5, 7 के पावर 3 तथा 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 और 7 के पावर 1 का लसा एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। एलसीएम कहता है दोस्तों हमको लोवेस्ट से लोवेस्ट पॉइंट है, जो सबसे लोवेस्ट से लोवेस्ट अंक है जो सबसे कट जाएंगे। तो सबसे कटने के लिए दोस्तों सब इसमें होना चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, 2/4, सॉरी 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 होगा। इसमें देखिए 3 के पावर 5 होगा इंटू 3 के पावर 5 होगा, 7 के पावर 3 होगा तो 7 के पावर 3 होगा, 7 के पावर 3 होगा। देखिए कौन सा आंसर सही है, 2 के पावर 4, 3 के पावर 5, 7 के पावर 3, यानी कि 4 नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, 4 नंबर इसका क्या है, सही आंसर, सही है। चलिए अगला आगे आइए, आगे आगे हम लोग देखेंगे हिंदी है दोस्तों। क्या है, हिंदी है, समान हिंदी। समान हिंदी को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि रीजनिंग भी आ रहा है दोस्तों, 20 रीजनिंग रहता है तो रीजनिंग में भी टाइम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है निम्न में से संभाव्य भविष्य काल वाक्य है, जो भविष्य काल का वाक्य है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, इस बात की चर्चा हमने इसलिए की है कि इसकी शंका दूर हो जाए, यानी कि इसका जो है भविष्य काल है, संभवत भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि जिस समय मुश्किल से भिक्षा भी मिले, जिस समय मुश्किल से भिक्षा ही मिले, वाक्यांशों का शब्द क्या है, तो दुर्भिक्षु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 43 कह रहा है निम्नलिखित निम्न में से एक वचन शब्द का उदाहरण क्या है। तो एक वचन शब्द का उदाहरण क्या है, एक वचन शब्द का उदाहरण है सजनता। सजनता हमेशा क्या रहता है, एक वचन शब्द रहता है। देखिए सजनता क्या है, हमेशा एक वचन शब्द रहता है। एक वचन और 2 4 शब्द है उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। बारिश, बारिश कभी बहुवचन नहीं होता है, बारिश जो है हमेशा एक वचन होता है। फिर कह रहा है पानी, पानी भी कभी बहुवचन नहीं होता है, एक वचन होता है। दूध, दूध भी कहीं कभी क्या होता है, बहुवचन नहीं होता है, एक वचन होता है, एक वचन होता है। दही, घी, आकाश, सजनता, ये सब क्या है, एक वचन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्न में से पूर्व पूर्ण भूतकाल का उदाहरण वाक्य, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण वाक्य कौन है, पूर्ण भूतकाल का। तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण वाक्य है, कथा पूरी ना होने पाई कि सब क्या चले गए, ये क्या है, पूर्ण भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है कि अधिकरण कारक, अधिकरण कारक है अन्य पुरुष बहुवचक शब्द है। अधिकरण कारक क्या है, अन्य वचन बहुपुरुष शब्द है, यानी कि उन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि जागरण का विलोम शब्द क्या है, जागरण का विलोम शब्द क्या है, तो जागरण का विलोम शब्द है सुसुप्ति। जागरण का विलोम शब्द क्या है, सुसुप्ति। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अनुमोदन का पर्याय निम्न में से नहीं है। अनुमोदन का पर्याय क्या है, निम्न में से नहीं है इसका अनुमोदन का। एक में कह रहा है समर्थन, 2 में कह रहा है हिमायत, और सी में कह रहा है हिदायत, सी में कह रहा है कि हिदायत। तो हिदायत जो है दोस्तों अनुमोदन का पर्याय नहीं है। हिदायत क्या है, अनुमोदन का पर्याय नहीं है। अनुमोदन का पर्याय समर्थन भी है, हिमायत भी है और पृष्ठपोषण भी है। पृष्ठपोषण भी है, क्या है, अनुयाय का पर्याय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 जो है दोस्तों ये गद्यांश से दिया हुआ है। गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप सोल्व कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा गद्यांश के बाद। गद्यांश के बाद तो आपको हम आंसर बता देते हैं क्योंकि गद्यांश पढ़ने में बहुत समय लगेगा। इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। महारानी के घोषणा पत्र के अच्छे बदलाव की आशा थी। इसका 49 के आंसर 2 होगा, 2 होगा कि भारत में शिक्षा के प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार माना जाने लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 का होगा आंसर 4 की तिलक। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में, ठीक है, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में एक पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश है जिसका उपयोग 6 छात्र
के बाद एक पी क्यू आर एस टी और क्यू द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एस से एस इसे क्यू के तुरंत बाद तथा पी के पहले उपयोग करेगा। एस जो है दोस्तों क्या करेगा, एस क्या करेगा कि पी के तुरंत बाद, एस जो है दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कह रहा है कि एस क्यू के तुरंत बाद, एस जो है क्या, एस एस इसे क्यू के तुरंत बाद तथा पी के पहले उपयोग करेगा, पी के पहले उपयोग करेगा। एस जो है दोस्तों क्या करता है कि क्यू के तुरंत बाद, क्यू के तुरंत बाद एस है, लेकिन पी से पहले उपयोग करेगा, पी से पहले उपयोग करेगा। टी इसे आर के तुरंत बाद, टी इसे क्या कर रहा है, टी टी आर के तुरंत बाद, तुरंत बाद, तुरंत बाद तथा यू से पहले, तथा यू से पहले उपयोग करेगा, पहले उपयोग करेगा। तो शब्दकोश को पी के बाद उपयोग करेगा, शब्दकोश को पी के बाद उपयोग करेगा, पी के बाद उपयोग करेगा। और आर क्या कर रहा है कि आर जो है, आर शब्दकोश को पी के बाद उपयोग करेगा, यानी कि आर यहाँ पे हो जाएगा, टी यू यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा, तो यू करेगा सबसे अंत में। ऑप्शन इसका 4 नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किसी निश्चित कोड से, कोड भाषा से क्या है, CONCOLGY को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो पहले लिखिए इसको CONCOLOGY। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है YGOLOCNOC लिखा जाता है। यानी कि इसको पलट दिया गया है दोस्तों, इसको यहाँ कर दिया, 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 बस इसको क्या कर दिया, स्थान इधर से इधर कर दिया। अब इसको लिखना है, इसको यहाँ पे लिख दिए YHPARGOEALAP। और है इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा 52 का, वो आप देख लीजिए 4, इसका आंसर 52 का 2 नंबर होगा ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को पूर्ति भर करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। क्या है 15, क्या है 19, क्या है 35, क्या है 71। यहाँ से यहाँ तक के कितना बदलाव हो रहा है, 4 का। यहाँ से यहाँ तक के देखिए कितना हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ 16 का हो रहा है दोस्तों, कितना, 16 का, कितना का हो रहा है, 16 का। यहाँ से यहाँ देखिए कितना का हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के हो रहा है दोस्तों 36 का, कितना का हो रहा है, 36 का। तो यहाँ से यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 4 16, यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिए, 64 के इसको जोड़िए। तो 64 यहाँ पे जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 6 7 13, 13 1 14, सॉरी 13, यानी कि 135, 135। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 4 नंबर सही है, 135 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है भारत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो जो दोस्तों आंध्र प्रदेश, भारत में कौन है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन है, विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन इसका 2 नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिसे पहला से दूसरा है। तो झगड़ा, युद्ध, इच्छा किससे है, पूछना से, तैयार से, दुखी से, तमन्ना से। इच्छा जो है दोस्तों, झगड़ा क्या दर्शाता है, तो युद्ध को दर्शाता है, इच्छा तमन्ना को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन इसका 2 सही है, 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि 8 दोस्त हैं, कौन, 8 दोस्त हैं, कौन, ABCDEFGH दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज पर बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं दोस्तों, एक गोल मेज पर बैठते हैं, कौन, 8 दोस्त। ठीक है, एक स्थान बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो दोस्त बैठ रहे हैं गोल मेज पर। अब कह रहा है कि, कह रहा है गोल मेज पर बैठते हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह कर लेते हैं, यानी कि अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ए एफ के सामने बैठा हुआ है, ए जो है वो जब भी बैठेगा तो एफ के सामने बैठेगा, तो ए को यहाँ बैठाएंगे तो एफ को यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, एफ के सामने बैठता है। बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, तथा बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, बी बी के दाएं, बी के कहाँ बैठता है, दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। कह रहा है कि ए एफ के सामने सामने है, ए एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी के कौन से दाएं तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। दाएं
यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 1 2 3, यानी कि बी यहाँ रहेगा, तीसरे स्थान पर हो जाएगा, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि जी एफ और डी के बीच में, जी जो है कहाँ है, जी जो है से एफ और डी के बीच में है। जी यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो एफ डी, जी जो है से कहाँ, एफ और डी के बीच में है, तो एफ यहाँ पे है, डी यहाँ पे रखेंगे, तो जी कहाँ पे हो गया, एफ और डी के बीच में हो गया, एफ और डी के बीच में हो गया। फिर कह रहा है कि एच डी के बाएं ओर है, एच जो है से डी के कहाँ है, बाएं ओर है, इधर दायां होगा तो इधर क्या होगा, बायां होगा, तो यानी कि एच यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है कि ई सी और ए के बीच में है, ई जो है किसके बीच में है, सी और ए के बीच में है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा, तो सी यहाँ पे, सी और ए के बीच में ये हो गया। ठीक है, ई सी और ए के बीच में है, तो ए के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो ए यहाँ पे है, इसका दायां घूमिए, 1 2 3, ए के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो जी है। ए के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो ए के दाएं तीसरे स्थान पर जी है। जी, इसका आंसर 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 57, कह रहा है दो चिन्हों के अगर आपस में एक दूसरे को बदल दिए जाते हैं तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो कौन सा चिन्ह बदलेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये आप कोशिश कीजिए बनाने का, सरलीकरण का है। तो इसमें जो चिन्ह बदलेंगे, यानी कि ये वाला चिन्ह बदलेंगे तो आपको आ जाएगा 22। बदल के देखिए, बना करके कमेंट करके देखिए सही है गलती है। क्वेश्चन नंबर 58 कहा है कि दिए गए विकल्पों में से संगत शब्द को चयन करें। जो संगत शब्द जो है दोस्तों इसमें मेल कर रहा है, बेमेल नहीं कर रहा, संगत शब्द का चुनना है। एक में कह रहा है काबुल, बी में कह रहा है बहरीन, 3 में कह रहा है वियना, और 4 में कह रहा है कैनबरा। ये जो है दोस्तों एक शहर से संबंधित है। तो 2 नंबर बहरीन, बहरीन जो है, बहरीन जो है ये मुद्रा का नाम है, बाकी सब जो है जगहों का नाम है। काबुल भी जगह है, वियना भी जगह है, कैनबरा भी जगह है, बहरीन क्या है, एक मुद्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कह रहा है कि निश्चित कोट भाषा में इसको कितना लिखा जाता है, 89 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या किया है कि इसका स्थानीय मान को जोड़ दिया है। कितना है इसका स्थानीय मान, इसका है 15, एल कितना है, एल है, एल का होता है 12, 15, जी का कितना होता है 7 होता है, इसका 25, इसको जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका स्थानीय मान निकाल लीजिए, भी का कितना होता है, भी का 22, आई का 9, फिर आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो इसको 130 आएगा, 123 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर सही है। कथन है, कथन निष्कर्ष कह रहा है कि सभी कुत्ते, सॉरी सभी बकरी कुत्ते हैं, सभी बकरी जो है दोस्तों क्या है, सभी बकरी वो कुत्ते हैं, कुत्ते हैं। ठीक कह रहा है, कुछ बकरी गाय है, कुछ बकरी क्या है, कुछ बकरी जो है से गाय है, क्या है, गाय है, कुछ बकरी गाय। अब कह रहा है कि कुछ कुत्ते गाय हो सकते हैं, सही बात है, कुछ कुत्ते तो गाय है। फिर कह रहा है कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय भी कुत्ते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष जो है से इसका क्या रहेगा, इसका दोनों निष्कर्ष जो है दोस्तों, दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों अनुसरण क्या कर रहा है, दोनों निष्कर्ष सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 9 से 441, 9 से 441, तो 17 से कौन होगा, सॉरी 19 से 441, 19 से क्या किया, 441 किया, तो 19 में दोस्तों, 19 में प्लस 2 किया, कितना हो गया 21 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 441, 17 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 9 81, जिसका इकाई अंक 1 होगा, यानी कि 361 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 62, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या का चयन कीजिए, जो संख्या क्या है भिन्न हो उसको चयन कीजिए। 519, 566, 387, 276, कौन सा संख्या भिन्न है उसको चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर जो इसका सबका स्थानीय मान जोड़ेंगे तो 5 1 9 1 10 1 कितना होगा, 15 होगा, 15 होगा, इसको जोड़िए, 6 6 12 5 17 होगा, इसको जोड़िए, 7 3 10 15 होगा, इसको जोड़िए, ई 7 6 13 2 15 होगा, यानी कि ये वाला जो है बेमेल है दोस्तों, 2 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि 7 दोस्त, कितने दोस्त, 7 दोस्त हैं, OPQRSTU, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एस एक चरम छोर पर बैठा हुआ है, एस जो है दोस्तों क्या कर रहा है कि चरम छोर पर बैठा हुआ है, तो एस जो है से यहाँ भी बैठ सकता है, एस यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्यू एस के दाईं और दूसरा स्थान पर है, क्यू जो है से एस के दाईं और दूसरा स्थान पर है। अगर जो क्यू जो है से इसका दाईं ओर जाएगा तो इधर जगह नहीं है, तो जब भी जाएगा तो किस
क्यू इधर ही आएगा, तो यानी कि एस जो है से ये स्थान नहीं रहेगा, यही स्थान रहेगा। कह रहा है कि क्यू एस के दाईं और दूसरा स्थान पर, एक दो कहाँ पे हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओ तथा क्यू के बीच में, ओ तथा क्यू के बीच में पी बैठा हुआ, ओ और क्यू के बीच में, यहाँ पे अगर जो पी बैठाएंगे तो ओ और क्यू के बीच में नहीं होगा, तो जब भी ओ होगा तो यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे होगा, तो ओ तथा क्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि यू किसी छोर के अंत में नहीं बैठा हुआ, तो यू यहाँ पे नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, कितना बैठ गया, एक दो तीन चार पाँच को बैठ गया, कितना है, सात को है कुल, सात को है कुल। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, एक यहाँ पे रहेगा सात, ठीक है। फिर कह रहा है कि यू किसी छोर के अंत में नहीं बैठा हुआ है, ये कोई बात नहीं है। तो आर टी के बाएं बैठा हुआ, आर जो है किसके, टी के बाएं बैठा हुआ है, आर जो यहाँ पे बैठाएंगे तो टी को यहाँ पे बैठाएंगे, यू को यहाँ पे बैठा देंगे, यू को यहाँ पे बैठा देंगे, हो गया, कहानी खत्म। अब जो क्वेश्चन कह रहा है इसे पढ़ो। कह रहा है कि पी के तुरंत दाएं बगल में कौन है, पी कहाँ पे है, यहाँ पे, तुरंत दाएं कौन है, वो है, कौन है, वो। ऑप्शन इसका 4 नंबर सही है, तुरंत दाएं कौन है, वो है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उससे उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो डी एफ एच आई के एम, डी एफ एच आई के एम, यहाँ से देखिए डी का कितना 4, एफ का कितना 6, एच का कितना 8, ठीक है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना है 13। इसमें सब में दोस्तों 5-5 का ऐड किया गया है, देखिए 5 4 9, फिर यहाँ पे 6 5 11, फिर यहाँ पे देखिए 8 5 13, यानी कि 5-5 का ऐड किया है। इसमें देखिए कितना है, ई का ए बी सी डी ई है, बी का 5, यहाँ पे 11 कीजिए, आगे करके 11 कीजिए, 5 और 5 10 कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे सब में है। जी 7 7 और 5 12, 12 कितना है, जे के एल होगा, सब में है। फिर कह रहा है कि आई कितना है 9, 9 5 9 5 14, 14 कितना है एन, ये वाला जो आंसर होगा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है ऐसा जो चित्र है किसमें मिला है, किसमें मैच कर रहा है, ऐसा है, किसे मैच कर रहा है दोस्तों, ये मैच कर रहा है आपको जा करके, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसमें भी, इसमें कर रहा है, इसमें ऐसे है, ऐसे है, इसमें मैच कर रहा है, एक नंबर में मैच कर रहा है, बाकी किसी में मैच नहीं कर रहा है। इसका कौन सा आंसर सही होगा, एक नंबर 65 के ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को पूर्ति करता है। यहाँ पे देखिए 7 5 41 आ रहा है, 6 8 100 आ रहा है, यानी कि जब भी होगा तो नीची वाला होगा, नीची वाला श्रृंखला से किया गया होगा। देखिए 100 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 के 25, दोनों के जोड़ेंगे तो 41 आएगा, 36 और 64 100 आएगा, इसको जोड़िए, कितना जोड़िएगा तो 85 आएगा, तो इसका तो 49 हो गया, 49 हो गया, 49 85 में से 49 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 85 में से 50 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा दोस्तों, तो आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा 36, 36 यानी कि 6, यहाँ पे 6 होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 2 नंबर सही है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को पूर्ति करे। तो क्यू एल ए ओ एन वाई, क्या हो रहा है इसमें, इसमें सब में दोस्तों, सब में क्या हो रहा है कि 2 का कमी हो रहा है। देखिए क्यू का 17 यहाँ पे हो गया, 15 यहाँ पे हो गया, 14 सॉरी यहाँ पे हो गया 13, यहाँ पे हो गया 11, तो यहाँ पे क्या होगा 9, 9 कौन होगा, आई। चलिए आई की ग्राम है, एक ग्राम नहीं है, कहानी खत्म कीजिए। अब कीजिए एल का क्या होगा, एल का 12, यहाँ पे क्या हो गया 14, यहाँ पे क्या हो गया ओपी 16, यहाँ पे क्या हो गया 18, 18 के बाद क्या हो गया 20, यहाँ पे टी कीजिए, आई टी कौन में है, आई टी 2 में है, इसको में नहीं है, इसको 2 खत्म कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए का है 1, यहाँ पे क्या हो गया 1 में से 25, यानी कि 2 घट रहा है, फिर क्या हो गया यहाँ पे 23, फिर क्या हो गया यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे क्या होगा 21 में से 19, 19 क्या होगा 19 होता है एस, यानी कि एस वाला ए वाला सही है, ठीक है। इसका आंसर 1 होगा 67 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण को दाएं तरफ रखे जाने के लिए शब्द की दर्पण छवि क्या होगा। देखिए इसको दर्पण पर करना है, जैसे ही दर्पण पर करेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि इसका जो प्रतिबिंब है से चेंज हो जाएगा। देखिए क्यू है, क्यू ये ऐसे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कैसे कर रहा है नीचे की ओर कर रहा है, शायद नीचे की ओर कर रहा है। इसका आंसर जो है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब से, ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहला पद से संबंधित है। एजूम, प्रिज्यूम, तो क्लैम किससे संबंधित है? तो क्लैम संबंधित है डेट से। ऑप्शन नंबर 4 से कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो संख्या संगत चयन करिए, जो संगत है। देखिए इसमें भी स्थानीय मान जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ेंगे स्थानीय मान एस का 19 7 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 19 8 20 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे 8 11 15 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे 9 5 20 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो है दोस्तों असंगत है। अब आता है जनरल इंग्लिश का 10 क्वेश्चन रहेगा। फिर क्या देखिए इंग्लिश में पढ़िए, क्या रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन। क्या कर रहा है? मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन। अब देखिए यहाँ पे द इंडियंस फाउट डॉट 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 द इंग्लिश फ्रीडम, इंडियन फाउट इंग्लिश फ्रीडम। इसका जो आंसर आपको 3 नंबर होगा, इंडियन फाउट विद द इंग्लिश फॉर फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लोइंग। क्या कर रहा है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लोइंग। कैसा एक पार्ट कह रहा है कि जो इनकरेक्ट हो, क्या है? इनकरेक्ट पार्ट कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लोइंग। इनकरेक्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। फिर कह रहा है भेन ईभर भेन ईभर इज द मैटर भेन ईभर इज द मैटर फर्स्ट। फिर कह रहा है कि आई शैल डू दिस वर्क। फिर कह रहा है 2 में कह रहा है कि बिकॉज आई हैव टू एक्सपोज। फिर 3 में कह रहा है कि माई वर्किंग माई वर्किंग माई वर्किंग कैपेसिटी एट एनस्कॉट। जो 4 नंबर है, ये बताइए कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। इसका आंसर जो है दोस्तों आपको आ जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर भेन ईवर इज मैटर, जो ये क्या है? इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या होगा? ओल्ड प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 73। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। डॉट 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 द फूड लास्ट नाइट, द फूड लास्ट नाइट। इसका जो है, इसका जो हो जाएगा डाइड यू लाइक द फूड लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसका हो जाएगा ए एंड बी दोनों होगा। क्या होगा? ए एंड बी दोनों होगा। द एयरलाइन अपग्रेड मी बिजनेस क्लास। क्वेश्चन नंबर देखिए 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है दोस्तों, 75 कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंस, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसको देखिए पास्ट परफेक्ट में करना है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा इसका? तो पास्ट परफेक्ट में इसका होगा आई हैड नॉट राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द एंटोनिम फॉर होप। एंटोनिम, होप का एंटोनिम क्या होगा? तो होप का एंटोनिम जो है वो होगा आपको प्लेंट्यूड। क्या होगा? प्लेंट्यूड जो है सर होप का एंटोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का ये कह रहा है कि फाइंड द साइनोनिम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइनोनिम क्या होगा? ऑब्जेक्ट का साइनोनिम होगा दोस्तों
रेंडम होगा, डिसअप्रूव। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, देयर इज नो मिस्टेक, द आंसर, देयर इज नो मिस्टेक, द आंसर। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसका 3 नंबर होगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहा है कि फाइंड द एनालॉग्स फॉर रॉयड, तो क्या है, बोर्सिस। इसका जो है से एनालॉग क्या होगा, इसका होगा, इसका जो होगा, इसका आंसर 3 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 80, लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, कह रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ फ्लोविंग आइडोम एंड फ्रेस, फ्लोविंग आइडोम और फ्रेस। इसका आंसर 3 नंबर होगा, टू बी, टू बी अनसर्टेन वन पोजीशन। अब देखिए अब जो है कंप्यूटर का है दोस्तों, कंप्यूटर का है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा फॉन्ट स्टाइल ऐसा है जो इस डायलॉग में उपलब्ध नहीं है, तो सुपर बोल्ड ये फॉन्ट उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असंगत श्रेणियों के भीतर किसी भी अति विस्तृत टेबल अलग अलग आइटमों का संचय करता है, अलग अलग क्या करता है, संचय रखता है। वो क्या है, वो है पिवट टेबल। कौन है, पिवट टेबल है, पाइवट टेबल। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके आपके क्या है, आपके बेस्ट मार्जिन के बीच में समान रूप से विस्तृत करेगा, समान रूप से क्या करेगा, विस्तृत करेगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, 83 के आंसर क्या होगा, इसमें के रूप में वर्जित करेगा, कौन होगा। इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा आपको जस्टिफाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कह रहा है कि ईमेल का डॉट 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 फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। जो ईमेल जो प्राप्त करता है उसको क्या इंगित करता है, तो उसको इंगित करेगा, जो प्राप्त करेगा उसको इंगित करेगा कि अप टू, क्या टू, अब भेजेंगे तो फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड 2010 में सेल्स को डॉट डॉट प्राप्त करने का अर्थ है कि आप सेल्स को उसके बाद एक एकल सेल के रूप में जाना जाता है, भले ही एक एकल सेल के रूप में नहीं हो रहे हो। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जाकर के कि मार्जिन, क्या होगा, मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक को आउटपुट क्या होगा। इस पर जो व्यंजक है उसका आउटपुट क्या होगा, 9/6 इंटू 4+3, इसका व्यंजक का आउटपुट क्या होगा। तो इसका जो आउटपुट होगा दोस्तों, इसका जो आउटपुट होगा क्या हो जाएगा, आउटपुट, तो आउटपुट 8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कह रहा है MS वर्ड 2010 एक छोटा अनुकूल योग टूल बार है जो प्रायः प्रयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। कौन सा टूल बार है, तो टूल बार को क्या कहते हैं, उस टूल बार को कहते हैं क्लिक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं उसको, क्लिक एक्सेस टूल बार। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कह रहा है कि सेल के संबंध में गलत विकल्प चुने। जो सेल है उसका संबंध में गलत विकल्प चुने। कह रहा है कि सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्या की, लेकिन तिथि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 कह रहा है कि एक मानक फॉर्मेट में व्यवसायिक डॉक्यूमेंट अंतर कंपनीय संचालन है। अंतर कंपनीय संचालन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ऑप्शन इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है। इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है, कौन सा विकल्प सही है इसके लिए, इसके लिए विकल्प सही है, इसके लिए विकल्प एक सही है, इंटरपेथ। इंटरपेथ जो है इंटरनेट द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, AFTF कर किया जा सकता है, WW भी किया जा सकता है, ML भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्या था, MS एक्सेल 2007 निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट के सभी प्रिंट
ना किए जा सकने का योग अक्षरों को हटा देता है। क्या कर देता है? जो हटा देता है कि ये एम एस एक्सेल 2007 वाला, 2007 वाला क्या कहता है कि हटा देता है। तो इसका है जो क्लीन, इसको क्या कहते हैं? क्लीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एम एस वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? एम एस वर्ड में क्या कर केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है, वो कौन है? इन कैप्चुअल्ड इच वर्ड। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कह रहा है एम एस वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो उसको किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट को, और प्लस साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस चिन्ह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कह रहा है एम एस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उसका कथन क्या है? असत्य है एम एस एक्सेल के संदर्भ में। इसका कथन जो है 4 वाला असत्य है। पावर पॉइंटर को एक सेल बाईं और दाईं और ऊपर नीचे, ये सब क्या है? असत्य है। नंबर क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग की एक प्रणाली जहां व्यक्ति फॉर्म कॉम्पोरेट किसी भी बैंक शाखा में किसी भी व्यक्ति फॉर्म कॉम्पोरेट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर किसी देश को अन्य बैंक के शाखा खाता और योजना के भाग ले रहा है। क्या है जो ले रहा है? वो क्या उसको कहते हैं? उसको कहते हैं इन्फाइनिटी। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। एन ई एस टी क्या बोलते हैं? एन एस टी। चलिए अगला क्वेश्चन 96 कह रहा है कि एम एस वर्ड 2007 में पेज प्रोटेस्ट और लैंडस्केप के लाउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू को अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू को करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कह रहा है कि याहू मेल में सभी पेज एक मेल वेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग करते हैं? कौन सा फोल्डर है उसका प्रयोग करते हैं? तो उसका प्रयोग करते हैं सेंट को प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कह रहा है कि एम एस एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक्सेल के भीतर सभी सामग्री को कई पंक्ति में प्रदर्शित करके दृश्यमान बनाने के उपयोग की जाती है? दृश्यमान बनाने का उपयोग की जाती है, तो है दोस्तों रैप टेक्स्ट। क्या है? रैप टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कि एम एस वर्ड 2007 में टेबल बॉर्डर रो कॉलम बना करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेबल बॉर्डर रो बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है ड्रॉ टेबल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉन्ग इन करने के लिए किया जाता है? लॉन्ग इन करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा है दोस्तों? तो क्या होता है? टेलनेट का प्रयोग किया जाता है लॉगिन करने के लिए। तो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दें।